नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। हिंदी साहित्य से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षा में जब आपके सामने प्रश्न हो तो आप आसानी से उनका सही आंसर कर सको, क्योंकि एक एक प्रश्नों को हम उनके सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न आते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि एक प्रश्न से हमारे कई महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर होते चले जाते हैं। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही होता है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो नहीं और है पर आपको विशेष ध्यान रखते हुए प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि माइनर सी जो मिस्टेक होने के कारण हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है लक्षण ग्रंथकार नहीं है। किन्होंने लक्षण ग्रंथ के आधार पर रचनाएं नहीं की? तो ये है हमारे घनानंद जी, क्योंकि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हुए हैं। रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि और साथ ही रीति मुक्त कवि। इन कवियों में रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचनाएं की है, लेकिन रीति मुक्त वाले कवियों ने जो है लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर अपनी रचनाएं नहीं की। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए प्रश्न को पढ़ना है। अगर घनानंद की बजाय यहाँ ऑप्शन में बोधा या ठाकुर आलम, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर या द्विज देवी किसी का भी नाम आ जाता तो भी आप जो है उनको आंसर में लगा सकते हो। लेकिन सेनापति रीति सिद्ध कवि है, मतीराम जो है रीतिबद्ध कवि है और चिंतामणि भी रीतिबद्ध कवि है। तीनों कवि रीति बद्ध और सिद्ध कवि माने रहे हैं, लेकिन घनानंद रीति मुक्त कवि होने के कारण इन्होंने लक्षण ग्रंथों को आधार नहीं बनाया। तो कौन सा कवि इनमें लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद जी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलना है, क्योंकि आपके लाइक से ही और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। और साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देख लेते हैं, आंसर है हमारा घनानंद जी। तो घनानंद लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं है। तो लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं है घनानंद। ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है, ये मैंने आपको बता ही दिया। घनानंद का जन्म भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कर्मानुसार भी कवियों को, रीतिकाल के कवियों को कई बार लगाने का प्रश्न हमारा पूछ लिया जाता है। और इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ, और जो ये बुंदेल शहर में रहने वाले कवि थे, और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। तो निम्बार्क संप्रदाय में कई बार ये पूछ लिया जाता है घनानंद किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगेले थे, और इनके द्वारा रचित काव्य कीर्तियाँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान रखनी है। सुजान सागर भी इनकी रचना है। इश्क लता और इश्क नामा बोधा जी की है। बोधा की क्या है? इश्क नामा। हर एक तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज इसलिए मैं करा देती हूँ, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं बिंदुओं में से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में, और जो है इनको आप लोगों को जितने भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि जितनी बार अधिक तथ्यों की रिवीजन करोगे, उतना ही आप जो है प्रश्न को परीक्षा में सही कर पाओगे, उतना ही अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाओगे परीक्षा में। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो इश्क लता आपको ध्यान रखना है, घनानंद जी की रचना है, और इश्क नामा मैंने आपको बताया वो बोधा की रचना है। विरह लीला घनानंद जी की रचना है।
वियोग वेली जो रचना है घनानंद जी की, कोकसार, कपाकंद, रस केलीवली और यमुना यस, ये सभी रचनाएं जो है घनानंद जी की हैं। इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से उनके संपूर्ण रचनाक्रम पर प्राप्त हुआ, यानी कि ये अन्य 3 रचनाएं भी नरेश मेहता जी की है, महाप्रस्थान, वन पांकी सुनो और संशय की रात। लेकिन इन्हें जो है इनके संपूर्ण साहित्य पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1992 में और 1992 के बाद जितने भी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उनके संपूर्ण साहित्य यानी संपूर्ण रचनाक्रम पर जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था तो किसी एक विशेष रचना पर दिया जाता था, उनके पूरे संपूर्ण साहित्य क्रम पर न दे करके किसी विशेष रचना पर दिया जाता था। 1992 से पहले जब जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता था किसी भी साहित्यकार को, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सबसे पहले जब हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो चिदम्बरा रचना पर दिया गया 1968 में, जो कि पंत जी की थी, सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी एक विशेष रचना पर दिया गया। इसी तरह 1982 में जब महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो उनकी रचना यामा पर प्राप्त हुआ था। तो इसलिए कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस प्रकार से हमें अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाएगा तो आप किस प्रकार से आंसर दे सकते हो। पढ़ते हैं आगे। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जब हम देखें, नरेश मेहता जी की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं वन पांकी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महापुरस्तान और बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, आख्या। ये सभी रचनाएं नरेश मेहता जी की है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है? तो कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? आंसर आप लोगों के सामने ही है। आंसर है हमारा कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह है, ना कि रामविलास शर्मा। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तीनों की तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। और कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये नामवर सिंह की है। तो कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी अन्य कृतियाँ है छायावाद, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज भी भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाली रचना है कि दूसरी परंपरा की खोज किस लेखक द्वारा जो है लिखी गई, तो आपको ध्यान रखना है। और एक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क देती हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। आपके लिए होमवर्क यहाँ पर ये है कि कविता के नए प्रतिमान जो रचना है वो नामवर सिंह है, लेकिन नई कविता के प्रतिमान इस रचना के इस जो ग्रंथ के लेखक कौन है? ये एक तरह की आलोचना ग्रंथ है, तो आपको बतानी है कि ये ग्रंथ किस लेखक का है। क्योंकि कई बार हमको इसको रिवाइज कर चुके हैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, तो आपको ध्यान रखना है और बताना है कि नई कविता के प्रतिमान ग्रंथ के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लेखक भी आपको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना है, ताकि परीक्षा में जब इन दोनों रचनाओं में से कोई भी रचना परीक्षा में पूछी जाए तो आप किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि आप जब अपने हाथों से जब रचनाओं को लिखते हो तो आपको पक्की हो जाती है और वो कभी भी परीक्षा में जो है गलत नहीं होती। तो ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही जो है आपको सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतरता के साथ अभ्यास करना ही आपको जो है आपके लिए परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने का एकमात्र आपके लिए जो है साधन होगा। तो देख लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, ये तीनों के तीनों काव्य संग्रह अज्ञे जी के हैं। लेकिन सीढ़ियों पर धूप जो काव्य संग्रह है वो रघुवीर शाही जी का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नई कविता के कवि है रघुवीर शाही जी और इनका काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप। तो रघुवीर शाही जी के अन्य काव्य संग्रह और देख लेते हैं हम। आत्महत्या के विरुद्ध, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और लोग भूल गए, ये तीनों के तीनों काव्य संग्रह जो है रघुवीर शाही जी द्वारा रचित है। लेकिन हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी आदि रचनाएं जो है अज्ञे जी की है। इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित इनमें से कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना है। तो महाप्रस्थान, कनुप्रिया और उर्वशी, तीनों रचनाएं पौराणिक कथा पर आधारित है। लेकिन अमन का राग जो रचना है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, एक लंबी कविता है, पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान आपको पता ही है, नरेश मेहता जी की रचना है, जो कि अभी हमने हाल ही में पढ़ी थी। उसके बाद उर्वशी जो रचना है वो 1961 में लिखी गई, दिनकर जी का गीति काव्य है। और एक उर्वशी नाम से रचना लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि उनका ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य जयशंकर प्रसाद जी का उर्वशी जो रचना है वो चंपू काव्य है और दिनकर जी की गीति काव्य है। इनको भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में दिनकर जो ऑप्शन में न दे करके उर्वशी के रचनाकार जब पूछे जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद को दे दिया जाता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना जो उर्वशी है वो दिनकर जी की है, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए अगर दिनकर को ऑप्शन में न दिया गया है तो मैंने आपको बता दिया जयशंकर प्रसाद जी की है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया रचना 1959 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी का प्रबंधात्मक रचनाएं है, जो पौराणिक कथा पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में नहीं है? तो रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध जी की किस कविता में नहीं है, ये आपको बताना है। मेरे सहचर मित्र अंधेरे में, या इस चौड़े ऊंचे टीले पर, या मुझे पुकारती हुई पुकार, जो ये रचनाएं हैं इनमें रहस्य पुरुष का बिंब हमें मुक्तिबोध की अंधेरे में कविताओं में मिलता है। तो प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन मुक्तिबोध जी की जो कविता है अंधेरे में, रहस्य पुरुष का बिंब देखने को नहीं मिलता। सॉरी भाई, नहीं है ये पूछा हुआ है। तो रहस्य पुरुष का बिंब जो है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस रचना में नहीं है, ये पूछा हुआ है। इन तीनों रचनाओं में मिलता है लेकिन अंधेरे में नहीं मिलता। आई थिंक मैं है बोल गई थी भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं। प्रयोगवाद व नई कविता के प्रमुख कवि माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जो है अंधेरे में, इसमें रहस्य पुरुष का बिंब देखने को नहीं मिलता। अंधेरे कविता का जो प्रथम प्रकाशन आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। ये तथ्य भी काफ़ी बार पूछा लिया जाता है कि अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ। तो आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में, ये पूरा नाम है आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से जो है अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आप सभी को पता है 7 जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खरे अर्थात बाल गंगाधर खरे। खेर नहीं है भाई, ये खरे हैं। तो देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की जो गठन है वो 7 जून 1955 में की गई और बीजे खरे की अध्यक्षता में, यानी कि बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में ये की गई। और इस आयोग में जो है
21 सदस्य माने जाते थे, 21 सदस्य रहे और इस आयोग की निम्नलिखित विशेषों की सिफारिशों के लिए गठित किया गया। तो निम्नलिखित विषयों की सिफारिशों के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं। नंबर 1, कौन कौन से ऐसे जो विषय रहे जिनकी सिफारिशों के लिए बाल गंगाधर खरे द्वारा जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो देख लेते हैं। संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए, या फिर संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही, और संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, ये भी इसमें एक विषय रहा। और संघ के किसी या कहीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप, और एक समग्र सूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच व एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ने ले लिया। ये भी एक जो है इसका विषय रहा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारी 8 देख लेते हैं। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई? तो ये जो पंक्तियाँ है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन जो है 1911, कल्याणी 1912 जो नागरिक पंचाणी सभा से प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय से पहले जो है सज्जन इनका नाटक आ चुका था, और इनका जो है प्रथम नाटक भी माना जाता है सज्जन। देख लेते हैं। फिर है प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, विशाखा नहीं है विशाख है, अजातशत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया और प्रकाशन हुआ 1927 में। कामना नाटक का प्रकाशन और कब लिखा गया ये पूछा जा सकता है। लिखा गया 1923 में, प्रकाशित हुआ 1927 में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, और जो है स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ। एक गुट 1929 में, जो कि हिंदी की प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एकांकी नाटक एक गुट। चंद्रगुप्त 1931, और जो है ध्रुवस्वामिनी 1933, अग्निमित्र इनका अपूर्ण जो है नाटक रहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, जगद विनोद किस कवि की रचना है? तो जगद विनोद नामक जो रचना है वो निम्नलिखित में से है पद्माकर जी की। पद्माकर रीति काल के अंतर्गत रीतिबद्ध कवियों में सबसे प्रसिद्ध अंतिम कवि माने जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है रीति काल के सबसे प्रसिद्ध अंतिम कवि कौन से माने जाते हैं? वे रहे हैं हमारे पद्माकर। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जगद विनोद में जो 6 प्रकाश व 731 छंद नवरसों का विवेचन किया गया। काव्य निर्णय में जो है काव्य के भेदों का भी वर्णन है, और रस रहस्य में मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद किया गया है, और भावविलास में रस या नायक नायिका भेद का वर्णन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कविवचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई? तो भारतेंदु जी की जो पत्रिका है कविवचन सुधा, तो उस पत्रिका का जो है ये पूछा हुआ है किस वर्ष संपादित की गई सबसे पहले? तो ये है आंसर हो जाएगा हमारा 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी द्वारा पत्रिका कविवचन सुधा का हुआ, और जो
नए युग का सूत्रपात करने वाली पत्रिका मानी जाती है। और भारतेंदु द्वारा संपादित अन्य पत्रिकाएं है हरिश्चंद्रिका और बालाबोधिनी, जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका मानी जाती है। बालबोधिनी या बालाबोधिनी भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर हमारा 11 देख लेते हैं। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताइए। तो दंडी जी द्वारा, जो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आचार्य रहे हैं दंडी जी, तो इनके द्वारा इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये है काव्यदर्श। काव्यदर्श जो है इनका काव्य ग्रंथ रहा है। और दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते थे। दंडी प्रथम आचार्य उन्होंने जिन्होंने जो है वेदर्भी या गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया। ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किसने वेदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया? सबसे पहले तो ये था दंडी जी ने। दंडी जी प्रथम ऐसे आचार्य माने जाते हैं जिन्होंने वेदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा उनका संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार भी माने जाते हैं। किंवदंतियों से हमें पता चलता है और जो सुभाषित के अनुसार दंडी की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, यानी कि जनश्रुतियों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि दंडी जी की 3 रचनाएं काव्यदर्श और दशकुमार चरित्र। यह पल्लव नरेश विष्णु के सभापति थे। दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से भी जो है संबंध रखते थे। अलंकार संप्रदाय से ये संबंध रखते थे। ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? वादी है या अलंकारवादी, को ध्यान रखना है। ये पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभापति भी रहे हैं दंडी जी। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न नंबर 12 चित्तरतरुण न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? चित्तरतरुण जो न्याय है उस पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित माना जाता है? तो व्याख्याता रही है रस के 4 हमारे कौन कौन से? पटनायक और अभिनवगुप्त, शंकुक और भट्टलोलट। वामन का नाम नहीं आता भाई रस के 4 व्याख्याताओं में, लेकिन रस के 4 व्याख्याताओं में एक ऐसा रहा जिन्होंने चित्तरतरुण न्याय पर अपना जो है सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत चित्तरतरुण न्याय पर आधारित है। तो उनमें से वो आचार्य हैं हमारे शंकुक जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। शंकुक का अनुमितिवाद सिद्धांत रहा है। इन्होंने रस और विभावादि के बीच अनुपाम्य व अनुमापक का असंबंध माना है। और सामाजिक अपनी वासना के नट पर रामादि का अनुमान करते हुए उस पर रस को प्राप्त करता है, जैसे स्वयं रामादि ने प्राप्त कर लिया होगा। और उन्होंने अनुमान की विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्तरतरुण न्याय का आसरा लिया है। काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने जाते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। उन्होंने भावकत्व व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है, यानी कि शंकुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। शंकुक ने जो है भावकत्व व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है। तो निज मोह संकटता निवारण भावकत्व व्यापार को किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है शंकुक जी ने। साधारणीकरण को रस स्वाद से पहले उन्होंने प्रतिक्रिया कहा है। तो ये सभी बिंदु आपको ध्यान रखना है। भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी जब हम प्रश्नों को करेंगे तो डिटेल से सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं वहाँ पर जब प्रश्नों को पूछा जाता है तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इन्होंने वेदर्भी जो रीति हैं उनके कितने भाग माने जाते हैं। तो वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियाँ क्या होती हैं, किसने किन किन रीतियों को माना है,
वेदर्भी को किसने सबसे अधिक महत्व दिया है, गौड़ी को किसने दिया है, पांचाली को किसने दिया। इस प्रकार से काफ़ी सारे हमारे रीतियों से संबंधित हैं, या फिर रस से संबंधित, या अलंकार संबंधी प्रश्न, या फिर जो है शब्द शक्तियों संबंधी, गुण दोष संबंधी, काव्य के गुण और दोषों से संबंधित, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इस प्रकार से काव्य शास्त्र से संबंधित जो हमारे टॉपिक है छोटे छोटे, उनको हमें जो है उनके प्रश्नों को भी हमें कर लेना है। अगर आपकी परीक्षाओं में काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं बिल्कुल डिटेल से एक एक टॉपिक से संबंधित काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्नों को भी लाने की कोशिश करूँगी। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी जो है निम्नलिखित में से बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये है एक उपन्यास। तो ये भी पूछ लिया जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। उपन्यास संबंधी रचना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं। इनमें 3 प्रमुख पात्र है, बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हुई है, और उद्दात प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित जो ये इनका उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं चित्रलेखा। इनका जो है रचना वो 1934 ईस्वी में लिखी गई, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर जोर देता है, और पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित इनका उपन्यास है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव भी माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार पर पड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है भगवती चरण वर्मा पर। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और जो इनका उपन्यास चित्रलेखा पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 14 हम देख लेते हैं। 14 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? तो लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं, लेकिन अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी का नाटक है। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। लहरों का हंस का जो समय है 1963, ये भी इनका ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। आधे अधूरे 1969 में समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। और अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक माना जाता है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, झूठा सच किस उपन्यास का वर्णन है? तो झूठा सच में जो है किस उपन्यास का वर्णन नहीं है भाई, सॉरी भाई, थोड़ा सा बोलते बोलते शब्दों को ही गलत बोलने लगी हूँ मैं। तो देख लेते हैं झूठा सच उपन्यास जो है उसमें किस शहर का वर्णन नहीं है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा कानपुर। झूठा सच उपन्यास जो कि यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच, और इसमें जो है जालंधर, लखनऊ और नैनीताल तीनों शहरों का वर्णन दर्शाया है, लेकिन जो है इसमें जो है कानपुर का कहीं वर्णन नहीं है। तो यशपाल जी के और अन्य उपन्यासों को जब हम यहाँ देखें, झूठा सच उपन्यास कानपुर शहर का वर्णन इसमें नहीं दिया गया। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ व नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का 7वां उपन्यास माना जाता है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का साप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसके बाद उपन्यास, ये सभी उपन्यास जो है यशपाल जी के हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। और झूठा सच के संबंध में एक और बिंदु हम यहाँ पर देखें तो झूठा सच 2 खंडों में विभाजित है, वतन और देश, और दूसरा है इनका देश और देश का भविष्य। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। पहले खंड का नाम बताइए झूठा सच का, दूसरे खंड का क्या नाम है,
तो पहले खंड का नाम है वतन और देश, उसके बाद जो है देश का भविष्य। इन दोनों खंडों में झूठा सच उपन्यास को प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज नामक जो रचना है वो जो है एक जीवनी विधा की रचना है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है और उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन नामक जो पुस्तक है वो देवराज की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना है वो किसकी है? एक पत्नी के नोट्स नामक रचना ममता काल जी की रचना है। लेकिन एक पति के नोट्स पूछ लिया जाए तो महेंद्र भल्ला जी की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, महेंद्र भल्ला की रचना है। आपको इन सभी रचनाओं को एक दूसरे से जो मिलती जुलती हैं उनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। तो देख लेते हैं। एक पत्नी के नोट्स नामक रचना पूछ ली जाए, ममता कालिया। एक पति के नोट्स नामक जो रचना है वो महेंद्र भल्ला जी की है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो वो है परिंदे। परिंदे का जो प्रकाशन वर्ष है 1859 ईस्वी। और अन्य कहानी संग्रह भी जो है निर्मल वर्मा जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि माने जाते हैं? केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तार सप्तक को 4 भागों में बांटा गया, मतलब 4 सप्तकों का संपादन किया गया अज्ञे जी द्वारा। पहला है हमारा तार सप्तक, दूसरा है द्वितीय जो कि 1943 में संपादित किया गया। दूसरा है द्वितीय सप्तक उसका संपादन 1951 में किया गया। फिर है हमारा तृतीय सप्तक, उसका संपादन जो है 1959 में किया गया। फिर चतुर्थ सप्तक का 1979 में किया गया। ये 59 है भाई। बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे इस प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि केदारनाथ सिंह जो कवि रहे हैं ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। तो ये देख लेना हमें। केदारनाथ सिंह 7 जुलाई 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 9 मार्च 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व साहित्यकार भी माने जाते हैं। वे अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। 2013 में केदारनाथ सिंह को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1989 ईस्वी में इनकी कीर्ति अकाल में सारस को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इन्हें व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान और उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, बिहार का दिनकर सम्मान तथा केरल का कुमार आशान सम्मान आदि सम्मान भी केदारनाथ सिंह को प्राप्त हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अज्ञे का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। तो अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। 1911 में जन्म होने वाले कई साहित्यकार रहे, जैसे कि नागार्जुन और जो हैं शमशेर बहादुर जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मृत्यु जो है इनकी 4 अप्रैल 1927 को हुई और जो है मृत्यु स्थान रहा दिल्ली। उसके बाद अज्ञे जी की बात हो रही है भाई। प्रमुख कीर्तियाँ या कविताएं हैं। भगनदूत 1933 में लिखी गई, चिंता 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर क्षण भर इनका काव्य संग्रह 1949, बावरा एरी 1954, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता था
73 और इनके प्रमुख उपन्यास आज्ञे जी के ये 3 उपन्यास इनके हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है नदी के द्वीप किस विधा की रचना है आज्ञे जी की, तो इनका ये उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। शिखर एक जीवनी ये भी इनका उपन्यास है 1966 और नदी के द्वीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22, उत्तर कबीर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर कबीर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम है हमारा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी को जो है उत्तर कबीर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। उत्तर कबीर रचना पर इन्हें जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार केदारनाथ सिंह, जिनके लिए उन्हें वर्ष 1997 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। केदारनाथ सिंह की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहीं से देखो और उत्तर कबीर, और केदारनाथ सिंह के संबंध में और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम जो पहले आए हुए प्रश्न में पढ़ चुके हैं, जो ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, शहर में किसी की जाति नहीं पूछता, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये कथन जो है मैला आंचल से लिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 में हिंदी कथा साहित्य का प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं देख लेते हैं, पहले उपन्यास देख लेते हैं। मैला आंचल, प्रति परिकथा, जलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये इनके प्रमुख उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी के। फिर है उनके कथा संग्रह देख लेते हैं कुछ। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टराज, ऋण जल धन जल, ये इनके प्रमुख कथा संग्रह माने जाते हैं। फिर प्रसिद्ध कहानियाँ हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की, वो है मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चले रे, और ठेस। ठेस कहानी इनकी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की इम्पोर्टेंट कहानी है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कीर्ति का नाम बताइए। विष्णुकांत शास्त्री की जो प्रसिद्ध गद्य काव्य कीर्ति हैं वो है हमारी कुछ चंदन की कुछ कपूर। तो ये रचनाएं पूजा, सुप्रभा और दोपहरिया, ये रचनाएं किस साहित्यकार की है ये भी हम देख लेते हैं। पूजा की पोथी, पूजा नहीं है भाई, वो पूजा की पोथी है, ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, पूजा की पोथी, ये रचना जो है ये पूर्ण चंद्र जोशी जी की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुब्रा जो रचना है वो श्री प्रकाश मिश्र जी की है। और दोपहरिया के फूल जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम बताइए। तो वियोगी हरि जी का जो वास्तविक नाम है वो है हरि प्रसाद। हरि प्रसाद वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम है। और जन्म वियोगी हरि जी का जो हुआ 1896 ईस्वी, मृत्यु 1988 ईस्वी। वियोगी हरि जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है जो इनके काव्य है प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक, वीर सतसई, मेवाड़ केसरी। गद्य काव्य हैं इनके तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, पगली और जो प्रार्थना और पगली अलग अलग है भाई। और नाटक है इनके वीर हरदौल और छदम योगिनी। और इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन परवाह, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको ध्यान रखना है। और जो अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए, हर एक कवियों से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे।
अगर वीडियो पसंद आई तो भैया आप लाइक करना, साथ में कमेंट भी करके बताना आपको वीडियोस कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए इसी तरह हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ी और अधिक लंबी क्लास लेने की मैं कोशिश किया करूँगी, जिससे हमारे और अधिक प्रश्न हम जो है रिवीजन कर पाए। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।